हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो मैं आपका दोस्त चंदन आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो और 17 फरवरी से होने वाले एग्जाम में आप अपेयर होने वाले हो तो हमारे द्वारा तैयार किया गया ये ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य पढ़ना चाहिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में साइंस की जो तैयारी है वो अच्छी से हो सके और आपको साइंस में अच्छा मार्क्स आ सके। तो मैंने आपके लिए कुछ बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जिससे क्वेश्चन पूरी आने की संभावना है। तो बिना स्किप किए हुए इसे अंत तक देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। तो चलते हैं हम आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला ऑब्जेक्टिव आपका दिया गया है कि जैव प्रक्रम के उदाहरण है, यानी कि निम्न में से कौन सा एक प्रकार का जैव प्रक्रम दिया गया है, यानी निम्न में से कौन एक जैव प्रक्रम। पहला ऑप्शन दिया गया है पोषण, दूसरा ऑप्शन दिया गया श्वसन, तीसरा ऑप्शन दिया गया उत्सर्जन और चौथा ऑप्शन दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पोषण होगा, श्वसन होगा, उत्सर्जन होगा, सभी होगा। तो देखिए जैव प्रक्रम का मतलब होता है जीवों के अंदर होने वाली सभी क्रियाएं, जिस क्रिया के द्वारा जीवों के शरीर का मेंटेनेंस होता है या जीवों के शरीर के अंदर जो जो प्रोसेस हो रही है वो सभी क्रिया एक प्रकार का जैव प्रक्रम है। तो पोषण होता ही है, श्वसन होता ही है, उत्सर्जन होता ही है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सभी। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि जिस प्रक्रिया द्वारा जीव का अनुरक्षण होता है, जिस प्रक्रिया द्वारा जीव का अनुरक्षण मेंटेनेंस करता है जीव अपने शरीर का, वो क्रिया क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, पाचन कहलाता है, पोषण कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा आपका पोषण। क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका घ नंबर ऑप्शन यानी कि पोषण। अगला आपका क्वेश्चन कहता है कि कीट, टिड्डा या कॉकरोच, इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है, यहां तक कि मच्छर भी हो सकता है। तो कहता है क्या कीट, टिड्डा, कॉकरोच का प्रमुख श्वसन अंग क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया आपका फेफड़ा, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, सॉरी यहाँ पे दोनों ऑप्शन तो फेफड़ा ही लिखा गया है, फेफड़ा एक आप कर लो, एक आप गिल्स कर लीजिए, गिल्स। एक आपका फेफड़ा हो गया, दूसरा गिल्स, तीसरा त्वचा और चौथा आपका श्वास नली। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा आंसर जो है वो आपका इसका सही होगा। तो इसका आंसर सही होगा आपका श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। श्वास नली को ही इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका श्वास नली। दूसरा कहता है कि ओजोन के अपक्षय का कारण क्या हो सकता है, यानी जो ओजोन परत की मोटाई में जो लगातार कमी आ रही है इसका कारण क्या हो सकता है? क्या इसका कारण एरोसोल हो सकता है, क्या इसका कारण CFC हो सकता है, या इसका कारण CO2 हो सकता है, या घ नंबर ऑप्शन कहता है क और ख दोनों हो सकता है। तो देखिए आपको पता है कि एरोसोल भी क्या करता है? एरोसोल भी ओजोन के अपक्षय का एक कारण बन रहा है। और दूसरा चीज आपका जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये भी तो ओजोन का अपक्षय ही कर रहा है। तो सबसे ज्यादा तो इसके बारे में 10th क्लास में खूब अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है इसका ऑप्शन एरोसोल और CFC दोनों हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या करते हैं आपके ओजोन परत के अपक्षय यानी कि ओजोन के O3 को टूटने का कारण बनता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर हो जाएगा क और ख दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? आहार श्रृंखला में आपने 10वां क्लास में पढ़ा होगा पारिस्थितिक तंत्र वाले में, उसमें आपको पढ़ाया जाता है कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? अनेक दिशा में होगा, या एक दिशा में होगा, या सभी दिशा में होगा, या इनमें से कोई नहीं। सभी दिशा में क्या हो जाएगा इसका? आप इसको ऑप्शन में देखो फिर इसका आंसर बताइएगा। अनेक दिशा में, एक दिशा में, सभी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब ऊर्जा प्रवाह की जब हम बात करते हैं तो आहार श्रृंखला में हमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशा में होता है। लेकिन अगर यही रहता कि आहार जाल में तब ऊर्जा का प्रवाह आरे तिरछे होता है, लेकिन हमें कहा है आहार श्रृंखला में, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह कैसा होगा? ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वहां पे एक दिशीय होता है, यानी कि यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में होता है। अगला कहता है कि अपघटनकर्ता के उदाहरण। अपघटनकर्ता मतलब जो जीव के शरीर को या मरे जीव जंतुओं के शरीर को जो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है उसका एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है। क्या वो जीवाणु है, क्या वो विषाणु है, क्या वो कवक है, या आपका घ नंबर ऑप्शन कहता है क और ग दोनों। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, क में दिया गया है जीवाणु और ग में दिया गया है आपका कवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो, इसका राइट आंसर हो जाएगा क और ग दोनों, यानी घ नंबर आपका ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। अर्थात जीवाणु और कवक दोनों जो है वो क्या है? अपघटन करता है, जो जीवों के मृत शरीर को क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने 6 नंबर ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट कर लिया। अगला देखिएगा, कहता है अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का, जेनेटिक्स का जनक आपसे पूछा है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? क्या लामार्क को बोला जाता है, क्या डार्विन को बोला जाता है, या अरस्तु को, या फिर मेंडल को? तो अगर हम अनुवांशिकी की जनक की अगर हम बात करते तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेंडल। यानी कि आपको फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि मटर में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है?
मटर के पौधे में गुणसूत्र की संख्या पूछा है, क्या 7 जोड़ी होगी या 14 जोड़ी होगी या 7 होगा या 20 होगा, कितना होगा? इसका आंसर होगा आपका हुआ 7 जोड़ी। मेंडल की कहानी में आपको 7 और 7 जोड़ी जैसी जो चीजें वो याद रखना, उनका ज्यादातर जो चीजें हैं वो 7 पर ही खत्म हो जाता है। जैसे कि मेंडल ने मटर के पौधे में कितने कैरेक्टर को दिखाता था, 7 जोड़ी कैरेक्टर को, कितने साल तक अध्ययन किया था, तो 7 साल तक अध्ययन किया था। तो इस तरीके से इनमें लगभग चीजें जो है ना मेंडल की वो 7 वाली ही है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पे जोड़ी नहीं होता, अगर यहाँ पे 7 होता तो ये ऑप्शन गलती हो जाता, और यहाँ पे अगर क्वेश्चन में लगा देता कि मेंडल में गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ी होती है, तब ये वाला ऑप्शन सही होता। लेकिन यहाँ पे जोड़ी नहीं लगा हुआ है, इसलिए आपका आंसर क्या सही होगा? 7 जोड़ी वाला, यानी कि 14 संख्या में 14। तो इसका आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कौन नंबर? अगला क्वेश्चन कहता है द्विलिंगी पादप के उदाहरण है, द्विलिंगी पादप। और यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मटर, पपीता, केचुआ और क और ग दोनों दिया हुआ है। तो आपको पता है कि पौधा पूछा है। अगर हमें यहाँ पे नहीं कहता कि इनमें से, हमें नहीं कहता कि इनमें से पादप नहीं लिखा हुआ होता, तब आपका ऑप्शन क्या हो जाता? क और ग दोनों सही होता। लेकिन हमें क्या पूछा है? द्विलिंगी पादप। तो द्विलिंगी पादप कौन सा हो जाएगा आपका? मटर। पपीता तो एक लिंगी होता है ना, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका मटर। अगला हमारा कहता है साइनोबैक्टीरिया कैसा जीव है? साइनोबैक्टीरिया कैसा जीव है? पहला ऑप्शन आपको दिया है, जिसको आप लोग नीलहरी शैवाल भी कहते हो। पहला ऑप्शन दिया गया परपोषी, दूसरा ऑप्शन दिया गया विषमपोषी, तीसरा ऑप्शन दिया गया प्राणी समपोषी और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है स्वपोषी। तो आपको बताना है साइनोबैक्टीरिया कैसा जीव है। देखिए पौधा कैसा है ये सबको पता है कि पौधा स्वपोषी होता है, तो वो आसान क्वेश्चन आपसे बोर्ड वाले नहीं पूछने वाले हैं इस बार, क्योंकि अब थोड़ा सा जो इंटर का जो एग्जाम चल रहा है उसमें थोड़ी थोड़ी क्वेश्चन मॉडरेट करके पूछ रही है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि पादप तो याद रखे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपको इसको भी लेकर के चलना है कि नीलहरी शैवाल जो होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए ये क्या होंगे आपके? ये आपके हो जाएंगे स्वपोषी। तो इसका राइट आंसर हमारा घ नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला हमारा 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्रथम पोषी स्तर हो सकते हैं, निम्न में से कौन आपका, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन एक प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आ सकते हैं? पहला ऑप्शन आपका दिया उपभोक्ता, पहला उसका दूसरा ऑप्शन दिया उत्पादक, तीसरा ऑप्शन दिया आपका अपघटक और चौथा ऑप्शन दिया है प्रथम उपभोक्ता। आपको इसमें से बताना है कि प्रथम पोषी स्तर पर किसे रखा जा सकता है? क्या उपभोक्ता को रखा जा सकता है या उत्पादक को, अपघटक को या फिर प्रथम उपभोक्ता को? तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्पादक को, यानी हरे पेड़ पौधे को हमेशा पोषी स्तर पर पहले स्तर में दिया गया या फिर पहले स्तर पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है अपघटन के उदाहरण है। अपघटन का मतलब यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन से है, ना कि फिजन से। विखंडन नहीं पूछ रहा है, अपखंडन पूछ रहा है। यहाँ पे ईस्ट होगा नहीं, अमीबा नहीं, पैरामीशियम नहीं, प्लेनेरिया। हाँ, इसका आंसर आपका हो जाएगा बच्चों प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में अपखंडन की क्रिया देखने को मिलता है, जहां पे टूटा हुआ प्रत्येक खंड जो होता है उसमें प्रत्येक खंड में खोए हुए भाग का पुनर्निर्माण हो जाता है, तो ये कहलाएगा आपका अपखंडन। उसके बाद कहता है कि कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिका का ईंधन माइटोकॉन्ड्रिया को, एटीपी को, ग्लूकोज को या फिर सुक्रोज को? कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिका का ईंधन बताइएगा बच्चों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग्लूकोज। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो ग्लूकोज को कहा जाता है। उसके बाद कहता है कि दीर्घ रोम कहाँ पाई जाती है? दीर्घ रोम कहाँ पाई जाती है, जिसको विलाई, ये विलाई कहते हो, विलाई के ऊपर आपका माइक्रो विलाई आपको देखने को मिलते हैं। वो कहता है दीर्घ रोम यानी कि विलाई कहाँ पे आपको पाई जाती है? तो विलाई कहाँ पे पाई जाती है? अमाशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो बच्चों छोटी आंत में। छोटी आंत में आपका दीर्घ रोम यानी विलाई पाई जाती है, जो अवशोषण करने में क्या करता है? मदद करता है, और ये अवशोषण क्षेत्र को क्या करता है? बढ़ाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? छोटी आंत। तो ये टोटल हमने कितने ऑब्जेक्टिव कर लिए? टोटल हमने 14 ऑब्जेक्टिव कर लिए। 6-7 ऑब्जेक्टिव हमें अभी और करने बचे हुए हैं। तो 14 क्वेश्चन आपने देख लिया था। अब 15 नंबर ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव हमारा क्या कहता है कि कोशिका में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया, मानव में बोला है कि मानव में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होता है? तो मानव में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया पूछा है, तो आपको पता है कि मानव में नियंत्रण और समन्वय की क्रिया किसके द्वारा होगा? पहला ऑप्शन दिया है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, दूसरा हार्मोन के द्वारा, तीसरा दिया है क और ख। दोनों जगह के कारण हमने 3 ही ऑप्शन डाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तंत्रिका के द्वारा, तो ये आपको पता है इसके द्वारा होता है। तो हार्मोन भी तो नियंत्रण और समन्वय करने का काम करता है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका क और ख दोनों, यानी ये दोनों मिलकर के नियंत्रण और समन्वय क्रिया करने का कार्य करता है हमारे शरीर का, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क और ख दोनों। अगला क्वेश्चन कहता है कि अधिक दौड़ने पर मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? कि अगर कोई व्यक्ति है जो लंबे समय तक
अगर दौड़ लगाता है तो उसको दौड़ते समय मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है? इथेनॉल बनने के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बनने के कारण, या ग और ख दोनों के कारण। तो अधिक दौड़ने पर मांसपेशियों में दर्द, या फिर जो धावक होते हैं जब अधिक दौड़ जब लगाते हैं तो उनके मांसपेशियों में क्रैम्प या टेटन या ऐठन क्यों होने लगता है? तो हम बोलेंगे बुआ क्या? लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। लैक्टिक अम्ल बनने के कारण धावक को या फिर तेज दौड़ने पर हमारे मांसपेशियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र पूछा है तो पहला ऑप्शन दिया है पिट्यूटरी ग्रंथि का, दूसरा ऑप्शन दिया आपका सेरिबेलम का, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया है सेरिब्रम का। इसमें से आपको बताना है कि क्या होगा। आपको कंफ्यूजन होता है ना, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो किसके लिए ऑप्शन में? दो ऑप्शन पे आपको कंफ्यूजन कराएगा, एक सेरिबेलम और दूसरा आपका सेरिब्रम पर। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन जब आएगा ना बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, तो वहां पे आपको सेरिबेलम और सेरिब्रम, चाहे क्वेश्चन बदल जाए, लेकिन अगर उसका आंसर सेरिबेलम होगा तो सेरिब्रम भी देगा, अगर उस क्वेश्चन का आंसर सेरिब्रम होगा तो उसका ऑप्शन आपको सेरिबेलम भी देगा। तो ये दो ऑप्शन हमेशा साथ साथ रहते हैं। इसका यहाँ पे बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसे कहा जाएगा? तो राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेरिब्रम का। अगला कहता है अवायवीय श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? अवायवीय श्वसन की क्रिया पूछा है, यानी कि अवायवीय श्वसन की क्रिया शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर कहाँ होती है? कहाँ होगा? कोशिका द्रव्य में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और ख दोनों, और फुफ्फुस कहाँ पे होगा? फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा होता है। अगला यहाँ पे देखिएगा तो इसमें क्या ऑप्शन आपको बताना है कि इसमें सही आंसर, सही ऑप्शन आपका क्या होगा? इसका सही आंसर या सही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आपका क नंबर, यानी कोशिका द्रव्य में। अवायवीय श्वसन की क्रिया कहां होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायवीय श्वसन की क्रिया कहां होती है? वायवीय श्वसन की क्रिया, पहला ऑप्शन दिया आपका माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन दिया आपका कोशिका द्रव्य, तीसरा ऑप्शन दिया आपका फुफ्फुस, और चौथा ऑप्शन दिया है रसधानी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे रसधानी दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, फुफ्फुस और रसधानी। इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि संयोजक करी के उदाहरण है। संयोजक करी किसको कहते हो? वैसे जीव जिसमें दो प्रकार के जीवों के लक्षण पाए जाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते थे? संयोजक करी कहते हैं। जैसे पेरिपेटस, आर्कियोप्टेरिक्स, यूग्लिना, ये सब कुछ आपके संयोजक करी के उदाहरण है। 10वां से पहले ये समय से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन कुछ साल से ये संयोजक करी से कुछ साल में पूछे हुए, आई थिंक ये कुछ हाल फिलहाल के एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे हुए, इसलिए आपको संयोजक करी के बारे में जानना है थोड़ा सा। इससे क्वेश्चन, संयोजक करी से क्वेश्चन आने लगे हैं। ऐसे ये देखा जाए तो ये क्लास 12th के लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आने लगा है। संयोजक करी के उदाहरण, पहला आपका दिया है जीवाश्म, दूसरा आपका दिया अवशेषियंग, तीसरा आपका ऑप्शन दिया आर्कियोप्टेरिक्स, और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से सभी। तो देखिए बुआ, इसमें से हमने आपको संयोजक करी के बारे में क्या बताया? जिसमें दो जीव के कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर, आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा पक्षी हुआ करता था जिनकी चोंच के अंदर दांत भी होते थे, यानी कि उसमें दांत भी हुआ और वो अंडे देते थे। तो ऐसे कैरेक्टर जिसमें दांत भी हो और अंडे दे रहे हो, पैर हो, ऐसी चीजें किस में आप देखते हो? रेप्टिलिया में, रेंग करके चलने वाले जीवों में। और साथ ही साथ आप ये कैरेक्टर, आप लोग अंडे देने वाले और पंख का विकास और दो पैर, ऐसे कैरेक्टर आपने किस में देखा होगा? पक्षी में देखा होगा। तो इसलिए हम आर्कियोप्टेरिक्स को रेप्टिलिया और पक्षी के बीच का संयोजक करी मानेंगे, अर्थात के संयोजक करी के लिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आर्कियोप्टेरिक्स। अगला हमारा क्वेश्चन करता है कि हृदय किस आवरण से घिरा होता है? हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो कार्डियक होता है, वो किस आवरण से घिरा हुआ होता है? पहला ऑप्शन आपको देख लीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है पेरिकार्डियम, दूसरा ऑप्शन आपका दे रहा है आपका पेरिटोनियम, उसके बाद दे रहा है आपका पेरिकार्डियल, और चौथा ऑप्शन दे रहा है आपका पेराइटल प्लूरा। यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, एक दो ऑप्शन हो सकता है, एक दो ना दिख रहा हो, तो आप इसी में से बताइएगा, इधर ही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला पेरिकार्डियम, दूसरा आपका पेरिटोनियम, तीसरा आपका दिया है पेरिकार्डियल, और चौथा ऑप्शन का ऑप्शन दिया है आपका पेराइटल प्लूरा। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसमें से राइट आंसर आपका हमारा हो जाएगा पेरिकार्डियम। जो हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, वो पेरिकार्डियम नामक एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, जो हमारे हृदय को क्या करता है? सुरक्षा करता है जब, और इसके अंदर एक तरल भी भरा होता है जो क्या करता है? हृदय को जब वो धड़कनें होती है तो उस समय घर्षण से बचाने का काम भी करता है। तो ये हमने कुछ आपके 20 चुनिंदा क्वेश्चन आपको हमने बता दिए हैं। तो अगर आप बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं तो प्लीज इसे स्किप किए बिना हुआ इसे दोबारा देखिए, ताकि आपकी तैयारी जो है वो ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो सके। अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही कुछ जो वीडियो जो हम आपके लिए 10th के लिए लेकर के जो आए वो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।